हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी जेईई मेंस 2026 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चंस। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 की पावर -8 कूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। द वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक, तो एक फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले ये आपका ओरिजिन है और यहाँ पे एक चार्ज प्लेस्ड है, कैपिटल क्यू लेट कर लिया, 10 की पावर -8 कूलम। और एक पॉइंट है आपका ये ए, इसके कोऑर्डिनेट हैं 4 4 और 2, और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर बी, उसके कोऑर्डिनेट हैं 2 2 और 1। और एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, इसे क्यू नॉट मान लेते हैं 2 माइक्रोकूलम, और ये ए से बी मूव कर रहा है ऐसे। तो कितना वर्डन करना पड़ेगा ये पूछ रहा है इस मूव चार्ज को मूव कराने में। तो एक बात बताइए, ये जब वर्डन कह रहा है तो वर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालें या वर्डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड? जब कुछ ना बोले तो वर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालते हैं। अब इसको निकालें कैसे? तो देखो, ए इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल, क्योंकि ए से बी ले जाना है। ठीक है, अच्छा, तो यहां लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये फाइनल पोटेंशियल है, ये इनिशियल पोटेंशियल है। वर्डन ए से बी इनिशियल टू फाइनल एक्सटर्नल एजेंट द्वारा डिवाइडेड बाई मूविंग चार्ज। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन लिखते हैं, इक्वल टू वर्डन ए से बी और इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, और साइन आता है माइनस। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए भाई। ठीक है, अब यहां से कुछ नहीं कहा है तो हम वर्डन बाई एक्सटर्नल एजेंट निकालेंगे। तो यहां से ए से बी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा निकालें, इसका से मल्टीप्लाई कर लें, क्यू नॉट बी बी माइनस बी ए। ये जो क्यू नॉट है ये मूविंग चार्ज आता है यहाँ पे, मूविंग चार्ज, और विद साइन पुट करते हैं इसको। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पर ये क्यू नॉट किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है? तो कैपिटल क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो बी बी और बी ए और बी का पोटेंशियल है ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स एक्सटर्नल चार्ज। ठीक है, चलिए लिखें। तो क्यू नॉट तो क्यू है, अगर हमें बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पर ड्यू टू दिस एक्सटर्नल चार्ज, तो इस चार्ज की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट है, तो पोटेंशियल निकाल लेंगे बी पॉइंट का। तो ये डिस्टेंस अगर हम मान लें आर बी और ये डिस्टेंस हम मान लें आर ए, तो इस चार्ज के से इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखें तो लिखेंगे के कैपिटल क्यू ओवर आर बी माइनस के कैपिटल क्यू ओवर आर ए। क्यू नॉट के क्यू कॉमन आ गया, और 1/RB माइनस 1/RA वैल्यू पुट करनी है बस केवल। क्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है हमें 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 की पावर -6। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये दे रखी, इसको लिखा है मैंने के 9 इंटू 10 की पावर 9 गिवन भी है, और कैपिटल क्यू है 10 की पावर -8। आरबी और आरए कैसे निकालें? तो देखो, ये हेड यहाँ आएगा, आर इस आर बी वेक्टर होता है, ये पोजीशन वेक्टर है आर बी। तो इस आर बी वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं तो हेड में से टेल वाले घटाते हैं, कोऑर्डिनेट 0 0 0। तो एक्स में से एक्स घटाइए, 2 माइनस के 0 आई कैप प्लस 2 माइनस के 0 जे कैप प्लस 1 माइनस के 0 के कैप। तो ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो रूट 2 का स्क्वायर तो 4, 2 का स्क्वायर तो 4 और 1 का स्क्वायर तो 1, तो 8 9 तो 3 आ गया, 3 मीटर। ऐसे ही आर ए निकालें तो आर ए इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे पहले, 4 माइनस के 0 तो 4 आई कैप आएगा, 4 माइनस के 0 फिर 4 जे कैप आएगा, 2 माइनस के 0 प्लस 2 के कैप आएगा। इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो रूट 16 प्लस 16 प्लस 4, तो ये हो गया 32 प्लस 4 36, 36 का रूट लें तो 6 मीटर। तो ये आ गया आर बी 3 और आर ए आपका है 6। बस सॉल्व कर दो अब। तो देखो, ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई करें तो 18, और इसमें से एक घटाएं तो 10, तो 180 हो गया, और 10 की पावर -6, क्योंकि -6 में तो चाहिए, इसीलिए इसको चेंज मत करो, -6 ही रखो। डिवाइडेड बाई 6 एलसीएम लेंगे तो 2 - 1, तो ये आपका 1 हो गया, और 6 से कट गया है 30 बार, तो 30 इंटू 10 की पावर -6, इतना जूल आया। इसीलिए इसका आंसर हो गया आपका सी चॉइस इज करेक्ट, 30 इंटू 10 की पावर -6।
Consider two identical metallic sphere of radius r, each having a charge capital Q and mass small m. Their center have an initial separation of 4r. Both sphere are given an initial speed u towards each other. The minimum value of u so that they can just touch each other. ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं डायग्राम के जरिए। एक हमारे पास स्फीयर है, मेटलिक स्फीयर है, ये रहा, इसकी रेडियस है आपकी r, और एक और है आइडेंटिकल बिल्कुल, इसकी स्फीयर रेडियस भी r है। चार्ज इस पे कैपिटल Q, मास m, इस पे भी चार्ज कैपिटल Q, मास m, और इनके सेंटर से सेंटर तक की जो सेपरेशन है ये वाली, ये आपकी 4r है। ठीक है, अब इनको इधर की तरफ u स्पीड और इसको भी u स्पीड, एक दूसरे के टूवर्ड्स आ रहे हैं u स्पीड से, इनिशियल स्पीड है। अब एक बात आइए, यहाँ कैपिटल Q है तो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगेगा Fe ऐसे ड्यू टू चार्जेस, और मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे हमें गिवन है कि के क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन जी एम स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये गिवन है जो के क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन जी एम स्क्वायर। अगर हम बोथ साइड में 4r लिख लें, 4r का स्क्वायर और ये 4r का स्क्वायर ऐसे, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया Fe ग्रेटर देन Fg, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो ये बात समझ में आती है कि Fe ग्रेटर है Fg से, तो नेट फोर्स जो लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा ऐसे F नेट, और इस पर भी ऐसे लगेगा F नेट, और इस नेट फोर्स की वजह से इसकी स्पीड घटेगी। दोनों स्फीयर की स्पीड जब ये पास आएंगे, हम जो हमने इसको स्पीड दी है ये ड्यू टू नेट फोर्स, देखो ये रिपल ऐसे लग रही है बेटा आपको, नेट फोर्स रिपल्सिव नेचर है दोनों का, तो ये पास आ रहे हैं तो स्पीड घटेगी। और एक सिचुएशन ऐसी दे रखी है कि ये दोनों जस्ट टच कर जाएं ऐसे, कितनी स्पीड दें, तो देखो स्पीड घटे और इतनी स्पीड दें कि जस्ट टच करने वाली कंडीशन में स्पीड 0 हो जाए, है ना। तो बस आपको यही करना है, इसकी रेडियस आपकी ये r हो गई और इसकी रेडियस भी आपकी r हो गई। तो अब इसमें एक बात है, ये कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 लग रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, और दोनों की दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं। और जब केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हो तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कर सकते हैं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बस कर लीजिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखें तो इसकी और इसकी दोनों की लिख लो। इनिशियल, ये इनिशियल पोजीशन है ये पूरी, और ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो लिखें तो हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर, ये इसकी हो गई, ये और ये इसकी हो गई, ये इनिशियल पोजीशन है दोनों, प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो देखो एक तो इसमें होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और एक होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों होंगी। देखो ये आप जानते होंगे, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, और ये एक सिस्टम बन गया, सेपरेशन मान लो R है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है इन दोनों के इंटरैक्शन से, तो वो होती है K Q2 बाई R। तो इसीलिए यहाँ हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखें, K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है 1/4πε0, तो लिख सकते हैं K कैपिटल Q स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल Q डिवाइडेड बाई सेपरेशन शॉर्टेस्ट 4R, स्क्वायर नहीं होता, और बिस साइन लिखते हैं Q1 Q2, तो केवल 4R आएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, माइनस का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखें सिस्टम की, तो एक M1 है और एक ये M2 है और एक दूसरे से R दूरी पर हैं। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है, ये स्फेरिकल शेप के हैं, ठीक है नहीं, बॉडी है आपकी ऐसे, ठीक, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है, तो U बराबर पढ़ा हुआ आपने ग्रेविटेशन वाले में G M1 M2 बाई R, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मास सिस्टम, ये तो लिखे तो G M1 M2 बराबर है, इसीलिए M स्क्वायर ओवर यहाँ R कितना है 4R ऐसे। अब बच्चा ये कह सकता है कि सर सेल्फ की एनर्जी भी तो होगी, इनकी सेल्फ की पोटेंशियल एनर्जी भी तो होती है KQ स्क्वायर अपॉन 2R, वो क्यों नहीं लिखी? स्पेरिकल कंडक्टर है, अगर कोई स्पेरिकल कंडक्टर होता है उसकी रेडियस R होती है, उस पर चार्ज होता है, तो उसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो क्यों नहीं लिख रही? उसकी वैल्यू होती है KQ स्क्वायर बाई 2R। देखो इधर अगर आप सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी लिख लोगे और फिर
इधर भी लिखोगे तो कट जाएंगे, इसलिए उसे लिखने का कोई मतलब है नहीं है, तो नहीं लिख रहे। अभी समझ में आ जाएगा। के फाइनल लिखे तो देखो यहाँ पे स्पीड 0 हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी तो दोनों की 0 हो गई है ना। जस्ट टच करने की कह रहा है ना आपको, दे कैन जस्ट टच ईच अदर द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू, इतनी दें जिससे वो जस्ट टच कर पाए बस केवल। तो जैसे टच करेंगे स्पीड 0 जानी चाहिए, और स्पीड 0 कौन करेगा, घटाएगा कौन इस स्पीड को, जो नेट फोर्स है वो इसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा, है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी दोनों की। पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो पहले आप ये लिख लो, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन कितनी सेपरेशन हो गई है देखो अब 2r, सेंटर सेंटर, तो 2r लिखेंगे, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन 2r, ये माइनस में होती है पोटेंशियल एनर्जी। सेल्फ की पोटेंशियल एनर्जी इधर भी लिखें तो इस इधर सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी तो वही रहेगी ना, ये तो इंटरेक्शन से आई दोनों की, है ना। सेल्फ लिखोगे तो इधर और इधर वाली कट जाएंगी, इसलिए लिखने का कोई मतलब है नहीं। अब समझ में आ गया होगा। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा हाफ और हाफ एम यू स्क्वायर, और इसको इस साइड में ले आए तो ये लिख रहा है आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का जी एम स्क्वायर अपॉन 2r प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन 4r। इसमें से घटा दो तो घटा के आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन सब्ट्रैक्ट कर दो 4r आएगा। ऐसे इसमें से घटाएंगे तो माइनस में आएगा जी एम स्क्वायर अपॉन 4r। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से कर दिया। अच्छा ये एम यू स्क्वायर आया, हमें यू निकालना है तो यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपॉन 4mr माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन 4mr। अब देखो चॉइस में जाओ तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 4mr कॉमन ले रखा है, तो आप भी कॉमन ले लो, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4mr कॉमन ले लें तो यहाँ तो 1 बचा, माइनस देखो इसमें के क्यू स्क्वायर जो है नहीं, तो के क्यू स्क्वायर का डिवाइड आ जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर, ये ऐसे, और 4mr तो है ही है। ये यू स्क्वायर था तो रूट ले लो इसका, अंडर रूट, ये आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, यू का। तो इसलिए चेक करें के क्यू स्क्वायर अपॉन 4mr, ठीक है यहाँ तक, 1 माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस हो गया, गलत है, यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे 2 आ गया और 2mr नहीं है 4mr है, और इसमें भी 2 है तो ये भी गलत है, इसलिए ए चॉइस इज करेक्ट। 6 point charges are kept 60 degree apart from each other on the circumference of the circle of radius r as on the figure. The net electric field at the center of the circle is, ठीक है। देखो ये एवरी, जैसे ये पूरा एंगल जो है 60 डिग्री का है और ये क्वेश्चन में रखा है 30 डिग्री है ना। चलिए अभी कहता हूँ ये पॉइंट चार्जेस हैं, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो कोई पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर कोई पॉइंट चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड होता है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये के क्यू होता है, सॉरी के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। और पॉजिटिव चार्ज होता है तो लाइन जॉइनिंग के अलोंग पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज होगा तो टूवर्ड्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर नेगेटिव होता माइनस के क्यू होता तो डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो टूवर्ड्स होती, ऐसे वैल्यू यही रहेगी, सही है। तो देखो करते हैं, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करें तो ये आएगी और वैल्यू होगी ये, और इस चार्ज की वजह से करें तो पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज से अवे और लाइन जॉइनिंग के अलोंग तो ऐसे आएगी, और ये एक दूसरे को आपके कैंसिल कर देंगे, डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे इसका देखेंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई, इस चार्ज की वजह से ऐसे आई, और इस वाले चार्ज की वजह से देखेंगे तो ऐसे आएगी, और ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल, और ये भी एक दूसरे को कैंसिल, बस ये दोनों बचे। तो इसकी वजह से अवे आएगा ऐसे, और इसकी वजह से भी अवे ही आएगा ऐसे, तो ये 2 ही हो जाएगा, है ना। मैग्नीट्यूड में तो सेम ही होंगे, डायरेक्शन इसके टूवर्ड्स होगी तो ऐसे हो जाएगी। अब हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 ही है लेकिन इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखें, ई नेट इक्वल टू, इस 2e के कंपोनेंट कर लेते हैं, एक तो x कंपोनेंट लिखते हैं और दूसरा आपका y कंपोनेंट लिखते हैं। अगर इसका कंपोनेंट करेंगे तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो एक कंपोनेंट इसका ये वाला जो आएगा x कंपोनेंट ये आएगा 2e
cos 30 डिग्री। ऐसे ही इसका कंपोनेंट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा ऐसे, कितना 2e sin 30 डिग्री ऐसे। तो ये नेगेटिव एक्स में है, तो इस दर्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो माइनस आई कैप होता है, इसीलिए यहां लिखेंगे माइनस आई कैप, प्लस ये वाई दर्शन में है तो ये जे कैप आएगा प्लस का। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में, तो ई नेट इक्वल टू ई एक्स कितना है 2e cos 30 डिग्री, और ये माइनस यहाँ लगा लो, और आई कैप ई वाई कितना है 2e sin 30, और ये जे कैप। बस वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू ये है, और के जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है 1/4πε0। तो मैं इसमें से काम करता हूँ, 2e कॉमन ले लेते हैं और माइनस साइन भी ले लें, चलो माइनस साइन बाद में ले लेंगे, केवल 2e कॉमन ले लो। 2e कॉमन ले लेंगे तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 आई कैप, और sin 30 की वैल्यू होती है प्लस आपका, ये माइनस में आएगा यहाँ और ये प्लस ही रहेगा। sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट जाए, सॉरी 2e तो कॉमन ले लिया, 1/2 जे कैप ये होगा। 2 है और e की वैल्यू पुट कर दें 1/4πε0 कैपिटल Q ओवर आर स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी ये वाली, और माइनस का √3i प्लस जे कैप और डिवाइडेड बाई 2, ये 2 एलसीएम ले लिया, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और ये है माइनस के 3, कोई चॉइस बन रही है। अच्छा एक माइनस साइन और कॉमन ले लो बाहर, माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे तो माइनस के 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3i माइनस के जे कैप, ये होना चाहिए आंसर। तो इसका आंसर है आपका सी चॉइस इज करेक्ट, माइनस के Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर और √3i माइनस के जे कैप, ठीक है बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाई ई वेक्टर a x i कैप प्लस b y j कैप, वेयर a 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर और b 5 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 10-20 मीटर 500 वोल्ट दे रखा है, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑरिजिन, ऑरिजिन पर पूछा है। तो देखो थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस है, वर्क डन इनिशियल टू फाइनल एक्सटर्नल एजेंट द्वारा डिवाइडेड बाई मूविंग चार्ज, विदाउट एनी एक्सेलरेशन होता है ये वर्क डन, और आगे लिखें तो माइनस के वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इनिशियल टू फाइनल डिवाइडेड बाई मूविंग चार्ज। अब ये वर्क डन लिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का इंटीग्रेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स dr वेक्टर डिवाइडेड बाई Q0। ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट लग रहा है। अब इसी को सॉल्व कर लो, V फाइनल माइनस V इनिशियल माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये QE वेक्टर डॉट dr वेक्टर डिवाइडेड बाई Q0 से Q0 कैंसिल। बस इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है। dr वेक्टर का जो हेड है वो फाइनल पॉइंट की तरफ होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन सोल्यूशन शुरू करते हैं। कह रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E वेक्टर, A की वैल्यू रखी है 10, तो यहाँ पर 10 पुट कर दें तो 10x i कैप, और B की वैल्यू रखी है 5, तो 5 पुट कर दें प्लस 5y j कैप। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल सकते थे, लेकिन अगर वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा, एक बात। दूसरी, हमें ये ऑरिजिन है, इस पॉइंट का पोटेंशियल ही निकालना है, और ये कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट हैं 10, 20, और इसका पोटेंशियल हमें BP दे रखा है 500 वोल्ट, ऐसे ये 500 वोल्ट रखा है। अब मैं इसको इनिशियल मान लेता हूँ, इसको फाइनल, तो मैंने आपका R वेक्टर ऐसे दिखाया है, ठीक है। अच्छा dr वेक्टर कह दो ऐसे। तो एक बात बताइए, dr वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं dx i कैप प्लस dy j कैप, ये x एक्सेस है और ये आपकी y एक्सेस है, क्योंकि x y कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें इतना। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दें, तो फाइनल पॉइंट P है, तो Vp माइनस इनिशियल पॉइंट हमने VO माना है, बराबर माइनस इंटीग्रेशन E वेक्टर की वैल्यू पुट करो 10x i कैप प्लस 5 बाई जे कैप डॉट dr वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो dx i कैप
प्लस डी वाई जे कैप, डॉट प्रोडक्ट कर दो, वी पी माइनस वी ओ इक्वल टू माइनस, इस माइनस को बाहर रखो और डॉट प्रोडक्ट कर दो इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 10x dx और इसका करेंगे तो प्लस इंटीग्रेशन 5y dy ऐसे। और ये x है तो x की लिमिट लिख दो, तो यहाँ पर इनिशियल लिखनी है, तो यहाँ पर x की इनिशियल लिमिट है 0 और फाइनल लिमिट है 10, केवल x की लिखेंगे। यहाँ पर y की लिमिट लिखें तो 0 और यहाँ 20। बस सॉल्व करना है। Vp हमें 500 वोल्ट दे रखा है, माइनस Vo निकालना है, इक्वल टू माइनस साइन, 10x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x² 2 और लिमिट आ जाएगी 0 से 10, प्लस 5y² 2 और लिमिट आ जाएगी 0 से 20 ऐसे। तो और आगे बढ़ा दें तो माइनस का तो देखो दो से कट गया ये 5 बार, और ये x का स्क्वायर मतलब x की लिमिट लिखेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 5/2 और y की लिमिट पुट कर रहे हैं तो 400 हो जाएगा, तो 2 से कट गया ये 200 बार, तो ये माइनस ये तो 500 और ये 1000, तो ये हो गया माइनस के 15,000 और ये है 500 माइनस वीओ, तो हमें तो वीओ पूछा है, तो वीओ की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इधर ले आओ तो 2000 आ गई वोल्ट, ठीक है, ये इधर लेके आओगे और इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ तो V0 2000 वोल्ट दिखाई देगा, तो सी चॉइस इज करेक्ट। A simple pendulum has bob with mass m and charge q. The pendulum string has negligible mass. When a uniform and horizontal electric field E is applied, the tension in the string changes. The final tension in the string when the pendulum attain the equilibrium position is G accession due to gravity. देखो इनिशियली तो एक सिंपल पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है, अभी कोई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस पर मास m है और चार्ज q है, तो इस वाली केस में जो टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा इनिशियल, और ये mg और ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, तो ti इक्वल टू हो जाएगा आपका mg। लेकिन ये नहीं पूछा हमसे, हमसे कह रहा है कि जब इस पेंडुलम को आप क्या कर दो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि हॉरिजॉन्टल है ऐसे, उसमें सस्पेंड कर दो, जैसे ही लटकाएंगे तो mg तो नीचे और इस पॉजिटिव चार्ज है इस पे, और जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस होता है, तो उसमें फोर्स लगता है QE, और इस फोर्स की डायरेक्शन अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, अरे डबल लाइन हो गई, ये कुछ इस तरह से हो गया, तो ये यहाँ पे फोर्स लग रहा है आपका QE और यहाँ लग रहा है ये mg। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगी ना इसकी थीटा, इस थीटा पोजीशन पर हम बोलेंगे ये इसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा अब, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इस समय ये टेंशन पूछ रहा है हमसे T फाइनल कितना होगा। तो ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो इसके अपोजिट होना चाहिए, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ऐसे, ये रिजल्टेंट हो गया इन दोनों का, और ये इसके बराबर होगा तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, तो T फाइनल जो होगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, वेक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए, है ना, वेक्टर एडिशन, तो दो वेक्टर का एडिशन करेंगे तो ये दो वेक्टर हैं और इनके बीच में 90 डिग्री है, तो आपका फॉर्मूला आता है ना रिजल्टेंट वाला, रूट के अंदर a² + b² + के 2ab cos थीटा, वो लगा दो, तो हम लिख सकते हैं रूट m² g² + q² e² प्लस वो लिखेंगे आगे cos 90 0 हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा, और ये इक्वल होगा तब ये नेट फोर्स 0 होगा पूरे सिस्टम पर, ठीक है ना, ब्लॉक पर, इसीलिए टेंशन जो होगा रूट के अंदर m² g² + q² e² होगा, ये आपका फाइनल टेंशन हो गया। इनिशियल टेंशन ये था, तो वो कह रहा ना चेंज हो जाएगा स्ट्रिंग में टेंशन, तो फाइनल टेंशन कितना होगा, तो इसीलिए आपका आंसर हो गया सी। 3 small identical bubbles of water having same charge on each coalesce to form a bigger bubble. Then the ratio of potential on one initial bubbles and that on the resultant bigger bubble. ठीक है, एक हमने ये बबल बनाया स्मॉल, एक और ये बनाया और एक और बनाया, 3 हैं आइडेंटिकल हैं, तो इसकी रेडियस लेट कर लेते हैं हम स्मॉल r, तो इसकी भी स्मॉल r और इसकी भी स्मॉल r, इन तीनों को कंबाइंड करके एक बिगर बबल बना रहे हैं, ठीक है, इसकी रेडियस लेट कर लेते हैं कैपिटल R।
अब इस पे जो चार्ज है सेम चार्ज है, तो इस पे तीनों पे सेम चार्ज है, लेट कर ली थी क्यू। तो जो इस पे चार्ज होगा, चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, इसलिए 3Q हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल लिखें सरफेस पर, तो पोटेंशियल V1 लिख लेता हूं, वो लिख सकते हैं KQ/R। और इसके सरफेस पर पोटेंशियल लिखें V2 लिख लेते हैं K_Q_R। लेकिन हमें कैपिटल R स्मॉल r में रिलेशन निकालना पड़ेगा। लेकिन सर बबल बोला है, वॉल्यूम बबल तो अंदर से खाली होता है, एयर होता है, वॉल्यूम रिमेन सेम कर सकते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। ड्रॉप बोलना चाहिए यहाँ यार, ड्रॉप होगी तब काम बनेगा, ड्रॉप ही होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है बेटा यहाँ। यहाँ इसमें पूरा ड्रॉप होना चाहिए, भराव होना चाहिए। बबल होगा तो एयर होगी अंदर, और अंदर एयर होगी तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि इन तीनों का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। अब ये कैसे बोलोगे बेटा, अगर एयर होगा तो अंदर, तो केवल बबल होगा तो केवल इस थिकनेस में कुछ आपकी वाटर होगा, पूरे में नहीं होगा। ड्रॉप करके मैं कर देता हूँ, क्या करूँ। ठीक है, तो देखो ड्रॉप मान लिया मैंने, तो इस वाली कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप, और तीन है इसीलिए 3। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यू, और 3 और 4/3 पाई स्मॉल r क्यू, ये जो कैंसिल हो गया। तो r की वैल्यू आ गई 3 की पावर 1/3 r, ये आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देते हैं, बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल निकाल लेते हैं सरफेस पर। तो k इसकी वैल्यू 3Q और कैपिटल R की वैल्यू 1/3 स्मॉल r। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं V1 KQ/R की जगह पे, और ये 3 की पावर 1 है, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर 1, और इसको ऊपर ले गए तो -K1/3, और इसे लिख सकते हैं V1 के V2। तो V2 इक्वल टू, इसे 3 LCM ले लेंगे तो 3 की पावर 2/3 V1। अच्छा, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ऑन वन इनिशियल बबल मतलब V1, और दैट रिजल्टेंट बिगर बबल, तो रिजल्टेंट बिगर बबल तो V2 है, तो V1/V2 पूछा है, तो V1/V2 इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो 1/3 की पावर 2/3, ये चॉइस होनी चाहिए। तो इसका आंसर आना चाहिए 1/3 की पावर 2/3, दैट मीन्स D चॉइस इज करेक्ट। 5 positive charges each having charge plus KQ are placed at the center of vertices of a pentagon as shown the figure. The electric potential V and electric field E at the center O of the pentagon due to these 5 positive charge are. देखो इसके सेंटर पर हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, वही चैलेंज है थोड़ा सा, अच्छा सा निकाल भी सकते हैं। पहले मैं ज्योमेट्री से आंसर बोल देता हूँ, फिर निकाल के भी दिखाता हूँ आपको, है ना। पहले की बात समझिए, कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगॉन है, इंपॉर्टेंट है रेगुलर है, जैसे स्क्वायर है, और उसके वर्टेक्स पर इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल साइन के चार्जेस रखे हैं, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही आता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो ऐसे, और क्यू चार्ज रखे हैं, सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन, तो इसके सेंटर पर भी आएगा। रेगुलर हेक्सागन ले लो, रेगुलर पेंटागन ले लो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही आता है सेंटर पर। ये हो गया स्टेटमेंट थ्योरेटिकल, तो 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा। और पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो एक की वजह से देखो ये क्यू चार्ज है, ये डिस्टेंस r है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना तो बहुत आसान है। तो पॉइंट चार्ज की फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, और 5 हैं तो टोटल निकालोगे तो 5 का मल्टीप्लाई, और k की वैल्यू पुट कर दोगे तो 5Q, k की वैल्यू होती है 1/4πε0r। तो इसीलिए इसकी चॉइस होनी चाहिए आपकी A चॉइस इज करेक्ट, खत्म। बट इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल के दिखाएं कि 0 कैसे, वो इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान दें, उसको करते हैं। तो एक थोड़ी सी ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। जानते हो पेंटागन का ये जो बाहर वाला एंगल होता है ये 72 डिग्री होता है, और ये अंदर वाला जो होता है ये 108 होता है, ये 108, और 108 का आधा करेंगे हम तो 54 हो जाएगा। तो ये 54 का है और ये भी 54 का है,
और ये कितना होना चाहिए, तो 54 और 54 तो 108 हो गया, तो 180 में से घटाओ तो ये आएगा 72। तो ये जो एंगल होता है ये 72 डिग्री का होता है। तो ये सारे एंगल 72 डिग्री के होंगे, ये सब 72 डिग्री के होंगे और सेंटर ये है इसका, है ना। अच्छा, एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। आगे सुने, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएं तो लाइन जॉइनिंग के अलोंग पॉजिटिव चार्ज से वे ऐसे आएगा, बिल्कुल आएगा सर। और इसकी वैल्यू होगी, अगर ये डिस्टेंस r है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ये होगी E बराबर KQ/r², ये मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। इस चार्ज की वजह से हो गया। अब इस चार्ज की वजह से दिखाएं तो लाइन जॉइनिंग के अलोंग ये ऐसे आएगा कुछ, ठीक है, ये E आ गया, ठीक है सर। ऐसे ही इस चार्ज की वजह से दिखाओ तो इस चार्ज की वजह से लाइन जॉइनिंग के अलोंग पॉजिटिव चार्ज से वे ऐसे आएगा E, और इस वाले की दिखाएं तो इसकी वजह से कुछ इधर की तरफ आएगा E, ठीक है। अब सुने ध्यान से, इन दोनों का जो नेट निकालोगे ना तो ये एंगल पूरा 72 डिग्री था ये वाला, तो ये 36 होगा क्योंकि इसके बाइसेक्टर से जाएगा। ये जो एंगल था ये वाला, ये 72 डिग्री था ये वाला, तो ये 36। ऐसे ही ये वाला एंगल 72 डिग्री था, तो ये जो इसका बाइसेक्टर से जाएगा तो ये 36, तो इसके और इसके बीच में एंगल है 72 डिग्री। हाँ, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इसके बाइसेक्टर पर आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, तो बाइसेक्टर ये हो गया बेटा इसका 36 पर, ये इसका रिजल्टेंट हो गया E डैश कह लेता हूँ। इस E डैश की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, तो E डैश की वैल्यू लिखें तो रूट के अंदर E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2E² कॉस 72 डिग्री, क्योंकि इस वाले E और इस वाले E के बीच में जो 72 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करें तो ये 2E², घबराना नहीं, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, 2E² और कॉस 72 डिग्री, यहाँ से रूट 2E² कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस 72। अब कॉस 72 डिग्री की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए बेटा, यहाँ है ना, कॉस 72 डिग्री की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ये वैल्यू होती है रूट 5 - 1/4, ये होती है। तो यहाँ रख दें तो रूट 5 + 1 डिवाइडेड बाई 4, और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो देखो 4 एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो गया, यहाँ पे -1 होती है यार, तो 4 में से एक गया तो 3, तो 2E², ये आ गया कितना आपका 3 + रूट 5/4, ठीक है, गलती नहीं हो जाए बस केवल, ये आ गया। ऐसे ही सिमिलरली देखो, अब इसका और इसका नेट निकाल लिया हमने, E डैश हो गया, ठीक है। अब इसका नेट निकालें, इन दोनों का नेट निकालें, इन दोनों का निकालेंगे तो इनके बीच में भी एंगल 72 डिग्री है और इसका रिजल्टेंट भी बाइसेक्टर पे आएगा, ये इसका बाइसेक्टर हो गया भाई, E डबल डैश, ये भी E डैश ही आएगा, इतना ही आएगा ये भी, है ना, आएगा कि नहीं सोचो, आएगा सर। तो देखो इसका भी नेट आ गया ये। अब इसका और इसका नेट निकालना है तो पहले बताओ इनके बीच में एंगल कितना है, तो देखो ये पूरा 72 है और ये भी 72 है, तो 144 एंगल हो गया, 72 + 72, E डैश और E डैश के बीच में, तो इन दोनों का नेट निकालेंगे तो इन दोनों का ये वैल्यू बराबर है, तो इनका रिजल्टेंट बाइसेक्ट पर जाएगा ऐसे ही, ये E डबल डैश हो गया, ये इसका और इसका रिजल्टेंट हो गया ये वाला, सोचो, है ना। तो E डबल डैश लिखें इक्वल टू रूट के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो E डैश का स्क्वायर प्लस E डैश का स्क्वायर प्लस 2E डैश कॉस 144, ऐसे, तो ये हो जाएगा 2E डैश का स्क्वायर प्लस 1 कॉस 144। अब 1 कॉस 44 की वैल्यू भी हमें याद होनी चाहिए, ये होती है -1 और रूट 5/4, चाहो तो माइनस का कॉमन ले लो तो 1 + रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, रूट के अंदर 2E की डैश की वैल्यू ये रहे, तो E डैश की वैल्यू पुट कर रहे हैं और E डैश का स्क्वायर हो रहा है तो रूट हट जाएगा, और ये 2 तो पहले से था, तो 2E² 3 + रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 और 1 माइनस ये, तो ये कितना 1 रूट 5 और 4, ये
ये आ गया बेटा आपका ऐसे। नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, घबराना नहीं, आ जाएगा, है ना। ई डबल डैश ई इक्वल टू रूट के अंदर, तो देखो ये 4 तो ये वाले 4 से कट गया, हाँ सर कट गया। ये आया ई स्क्वायर और ये आया 3 प्लस रूट 5। और देखो यहाँ से अगर हम 4 एलसीएम लें, यहाँ से अगर हम, अच्छा गड़बड़ कर दी हमने इसमें, इसका नहीं सही किया है, 2 है, ई डैश की वैल्यू कितनी है, ये स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ से 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 और माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 4। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक चल रहा है। आगे बढ़ाएं तो ये ई स्क्वायर हो गया 3 प्लस रूट 5 और 4 में से 1 गया तो ये 3 रूट 5 माइनस का, देखो इस माइनस से ही माइनस हो जाएगा ऐसे, और डिवाइडेड बाई 4 नीचे। अब इसमें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसीलिए इसे लिख सकते हैं रूट के अंदर ई स्क्वायर 3 माइनस 5, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 माइनस 5 डिवाइड बाई 4, ये इससे कट गया देखो, तो ये आ गया ई। हाँ बढ़िया, तो ये ई आ गया, देखो ये वाला ई आ गया। अब देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाया अभी मैंने, इन 4 का दिखाया बस केवल, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जॉइनिंग कर लूँगा ऐसी तो आएगा, और ये भी ई होगा। तो देखो इसका रिजल्टेंट ये, इसका रिजल्टेंट ये, और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर। अब इसका और इसका रिजल्टेंट निकालूं तो ये भी ई है और ये भी ई है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया सेंटर पर, 0। ये देखो 0 आ गया, और आपका ये है वी, ये रहा, इसीलिए ए चॉइस इज करेक्ट। 2 पॉइंट चार्जेस 2q and q are placed at the vertex A S and center of phase CDEF of the cube as shown the figure. The electric flux passing through the cube H. ठीक है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले इस चार्ज की वजह से इस पूरे क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालेंगे, फिर इस चार्ज की से निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। अब इस चार्ज के लिए निकालें तो ये कॉर्नर पर रखा है, तो कॉर्नर पर रखा है तो गॉस थ्योरम अगर लगानी है तो चार्ज इनसाइड होना चाहिए क्लोज सरफेस के, और ये है कॉर्नर पर प्लेस्ड। तो सिमेट्रिकली इसे अगर हम अंदर लाना चाहते हैं तो ये 8 क्यूब के कॉम्बिनेशन करके इसको अंदर ला सकते हैं। कैसे समझते हैं जरा देखें। मान लेते हैं कि यहाँ एक क्यूब बना दिया मैंने, इसकी साइड समझाने के लिए साइड 2a मान लेता हूँ, और यहाँ एक मैं क्यूब बना रहा हूँ ऐसे, ये मैंने एक क्यूब बना दिया, ये लो, और इसकी साइड है आपकी a, और यहाँ पर आपका ये 2q चार्ज रखा है, कॉर्नर पर रखा है ना, तो मैंने कॉर्नर पे रखा है। ठीक है, अब सोच के बताइए ये वाला जो हमारा ये वाला क्यूब है वो ये वाला क्यूब है, और इसी क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करना है कितना है। ठीक है, तो एक बात है, ये वाला क्यूब ऐसे बड़ा क्यूब बनाना चाहते हैं तो कितने क्यूब से, जिससे ये चार्ज अंदर आ जाए, तो एक क्यूब ये हो गया, एक यहाँ इसके बगल में बना सकते हैं इस जगह पर, फिर एक इस वाले फेस पर नीचे, इस वाले फेस पर 4 बना सकते हैं आप। जैसे इसका ये बेस हो गया एक, ऐसे एक बेस यहाँ आ जाएगा और एक इस जगह पे आ जाएगा और एक इस जगह पे आ जाएगा, तो एक क्यूब यहाँ, एक इसके बगल से, एक यहाँ और एक यहाँ बन सकता है। 4 बन गए, और 4 ही ऐसे ऊपर बन सकते हैं, तो 8 क्यूब बन जाएंगे। सोचो इस बड़े क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, तो वो होगा 8a क्यूब, और इस छोटे क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम a का क्यूब। तो ऐसे छोटे क्यूब इस बड़े क्यूब में कितने बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं, और कहाँ कहाँ बन सकते हैं उस पर ध्यान देना होगा आपको, थोड़ा सोचना पड़ेगा। 3D है, तो 1 2 3 4 और 4 ऊपर, तो आपको नहीं लगता ये बड़ा क्यूब जो बना है वो 8 क्यूब से मिलकर बना है, और बड़े क्यूब के लिए ये 2q चार्ज कहाँ है, तो ये इनसाइड है, तो इसमें बड़े क्यूब से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू बिगर क्यूब, जो 8 क्यूब के कॉम्बिनेशन से बनना है। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकालते हैं तो वो शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल लिखें तो 1/ε0 क्यू इनसाइड, तो इस बड़े क्यूब के लिए तो ये अंदर ही है ना 2 क्यूब। हाँ, अलग अलग कर रहे हैं, इसको इंक्लूड मत कर लेना, पहले 2 क्यूब की वजह से निकाल लें ओनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो 2 क्यूब चार्ज। लेकिन ये तो 8 क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, बड़े क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, निकालना हमें 1 क्यूब से है, इस वाले से, तो 1 क्यूब से निकालेंगे अगर हम, तो कितना आएगा भाई
फाई 1 क्यूब अगर निकाल रहे हो तो हमें 8 क्यूब से इतना, तो 1 क्यूब से निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 8 का, तो हो जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट। ये तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया ड्यू टू 2Q चार्ज, वर्टेक्स पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से। अब अलग से इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें। अब इसकी सिमेट्री को समझना पड़ेगा, इसको यहीं समझा देता हूँ। आप सोच के बताइए, इसको ये भी इस क्लोज सरफेस के सरफेस पर है, आपका Q के सरफेस पर है, तो अगर इसमें भी गॉस थ्योरम लगानी है तो इस अब केवल इसकी बात कर रहे हैं 2Q की, है ना। ये देखो यहां बना देता हूं, Q की बात कर रहे हैं, केवल फेस वाले क्यूब की, चार्ज की, यहां जो चार्ज रखा है। तो सिमेट्रिकली सोचो, इसमें भी अगर इसे अंदर ले आएंगे तभी तो गॉस थ्योरम लगा पाएंगे। तो सिमेट्रिकली इसे अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो बहुत आसान है, केवल एक क्यूब बनाना पड़ेगा भाई, ओनली एक क्यूब बना दो सिमेट्रिकली। ये देखो ऐसे ऐसे, और एक क्यूब बना दोगे तो अब ये पूरा एक बड़ा क्यूब हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। इस बड़े क्यूब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ये 2 क्यूब से बना है बड़ा क्यूब, तो फाई टोटल इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू इनसाइड, तो एक ही तो है क्यू, लेकिन ये 2 क्यूब से पास होने वाला है, तो एक क्यूब से निकालेंगे फाई डैश 1 क्यूब से निकालेंगे, तो 2 क्यूब से इतना, तो एक क्यूब से कितना, तो Q/2ε0। तो ये आ गया इसकी वजह से और ये आ गया इसकी वजह से। अब टोटल निकालना है इस वाले केस में, तो इसलिए टोटल फ्लक्स क्यूब से निकालें, तो इसकी वजह से कितना था, इसकी वजह से Q/4πε0 था, Q/4ε0 था, प्लस इसकी वजह से कितना आया, Q/2ε0 आया, तो Q/2ε0 आया। तो 4ε0 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे Q और यहाँ 2Q, तो ये आ गया 3Q/4ε0। इसीलिए इसका आंसर आना चाहिए डी, चॉइस इज करेक्ट। देयर आर 3 concentric conducting spherical cell A, B, C of radii A, B and C respectively. The potential of the sphere A, B, C respectively, और ये रिलेशन दे रखा रेडियाई में, the charge on A, B, C Q1, Q2, Q3 respectively। फिगर बना लिया मैंने, लेकिन इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा फॉर्मूले पे कंट्रोल कर लेते हैं। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं, और हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यानी तो किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर रिसाइड्स होता है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन नॉन कंडक्टिंग में है तो लेट कर लिया कि सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इन तीनों केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, फॉर्मूले सेम होते हैं। लेकिन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, उसके लिए अलग फॉर्मूले होते हैं। तो हम इन तीनों पर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि हॉलो स्फेरिकल सेल बोला उसने, स्फेरिकल सेल बोला है, ठीक है। अब स्फेरिकल सेल के लिए अगर आउटसाइड पोटेंशियल निकालना है, जैसे इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पर जब पोटेंशियल निकालते हैं तो इंपॉर्टेंट है चार्ज तो क्यों ही आएगा, यहां डिस्टेंस कौन सी आएगी, तो सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस आती है। कैपिटल आर स्मॉल आर में मत फंसना कि स्मॉल आर आएगी। अब आउटसाइड निकालना है, पहले तो ये देखो कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालना है, आउटसाइड स्फीयर के। फिर डिस्टेंस लेते हैं, सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस आती है। ऐसे ही सरफेस पे निकालते हैं तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस आती है जो कि कैपिटल आर है। सरफेस पे निकालोगे तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस, आउटसाइड निकालोगे तो सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस, और इनसाइड निकालोगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इनसाइड निकालते हो, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हो, तो जानते हो इसका जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट रहता है और सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। इनसाइड किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, हर एक पॉइंट का कांस्टेंट रहेगा। सेंटर का भी निकालोगे ना तब भी कांस्टेंट रहेगा और सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो इनसाइड कभी भी निकालो तो सरफेस का पोटेंशियल निकाल लो, और सरफेस पे निकालते हैं तो KQ बाई सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस लिखते हैं। स्मॉल आर नहीं आएगा इसमें, बस इस पर ध्यान दो। कैपिटल आर स्मॉल आर में मत फंसना, फिर कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अब A पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, तो इसका पोटेंशियल इस A पॉइंट पर निकालना है, तो इसके 3 कारणों से पोटेंशियल हो सकता है, ड्यू टू स्फेरिकल सेल 1, स्फेरिकल सेल 2 और स्फेरिकल सेल 3, तीनों को जोड़ दो। तो स्फेरिकल सेल 1 की वजह से A पॉइंट पर निकाल लें, तो स्फेरिकल सेल 1 के लिए A पॉइंट कहाँ है, सरफेस पर, और जब सरफेस होता है तो K चार्ज स्फेरिकल सेल 1 का Q1 है,
और सरफेस पर है तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस जो कि a है, प्लस अब स्फीयर 2 के लिए पॉइंट a पे ही निकालना है। तो स्फीयर 2 के लिए पॉइंट a कहाँ है, इनसाइड है, और जब इनसाइड निकालते हैं तो चार्ज तो स्फीयर 2 का आएगा, और सेंटर से इनसाइड कभी निकालो तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस आती है जो कि b है, तो b प्लस 3 स्फीयर के लिए पॉइंट a कहाँ है, इनसाइड है, तो पहले तो Q3 बाई लिख दो, और इनसाइड है तो जितना सरफेस पर उतना इनसाइड एवरी पॉइंट पर, तो सरफेस तक की डिस्टेंस आएगी जो कि c है। तो इसलिए K की वैल्यू 1/4πε0 है, ऐसे लिख देते हैं। चलो K कॉमन ले लिया मैंने, तो ये Q1/A, Q2/B और Q3/C। तो देखो भैया A तो गलत ही हो गया, इसमें तो ये आ रहा है, B भी गलत हो गया, इसमें Q1/A, Q2/B, Q3/C, ये दो चॉइस अभी भी सही सी लग रही हैं। अच्छा आगे बढ़ाते हैं, B सरफेस पर पोटेंशियल निकालते हैं, तो ये भी 3 कारणों से होगा, ये ड्यू टू A, ये ड्यू टू स्फेरिकल सेकंड, और ये स्फीयर 3 स्फेरिकल सेल थर्ड के लिए। तो पहले हम स्फीयर 1 के लिए B पॉइंट कहाँ है, तो स्फीयर 1 के लिए B पॉइंट आउटसाइड है, और जब आउटसाइड होता है तो चार्ज तो Q1 ही आएगा, स्फीयर 1 के इसे निकाल लें, सेंटर से आउटसाइड वाले पॉइंट तक के डिस्टेंस लिखेंगे जो कि B है। ऐसे ही स्फीयर 2 के लिए B पॉइंट कहाँ है, सरफेस पर है, तो KQ2 और सरफेस तक की डिस्टेंस ही आएगी B। और स्फीयर थर्ड के लिए B पॉइंट कहाँ है, इनसाइड है, तो KQ3, और इनसाइड होता है तो जितना सरफेस पर, तो C के सरफेस पर जितना होगा तो C आएगी, इसलिए यहाँ से K कॉमन ले लेंगे और B एलसीएम आ जाएगा, तो Q1 + Q2/B और प्लस Q3/C, और इसकी जगह लिख सकते हैं 1/4πε0। इसीलिए देखो Q1 + Q2/B, Q3/C, देखो इस मैच कर गया, तो यही सही है, ये इसमें तो है नहीं है। C सरफेस पर अगर निकालना चाहो तो निकाल लो, V1 प्लस, वैसे आंसर तो टिक कर हो गया इतना। C पॉइंट पे निकाल ले तो स्फेरिकल 1 के लिए C पॉइंट आउटसाइड है, तो KQ1 आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस जो कि C है, सेंटर से लेते हैं, प्लस स्फीयर 2 के लिए C पॉइंट ये भी आउटसाइड है, तो KQ2 सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस जो भी C है। स्फीयर थर्ड के लिए C पॉइंट कहाँ है, सरफेस पर है, तो KQ3 सरफेस तक की डिस्टेंस C, यहाँ से K बाहर निकाल लेंगे तो 1/4πε0 Q1 + Q2 + Q3/C एलसीएम ले लिया। देखो इसमें C नीचे आ रहा है, तो ठीक है, थर्ड चॉइस इज करेक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी जेईई मेंस 2026 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन। 2 point charges of 1 nanocoulomb and 2 nanocoulomb are placed at the 2 corner of equilateral triangle of side 3 cm. The work done in bringing a charge 3 nanocoulomb from infinity to the third corner of triangle H माइक्रोजूल में पूछा है। ठीक है, तो एक डायग्राम बनाते हैं। पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लीजिए ये, और इसकी जो साइड है A, ये 3 सेंटीमीटर रखी है। मान लो ये वर्टेक्स C है, ये वर्टेक्स A और ये वर्टेक्स B है। वर्टेक्स A पर Q1 चार्ज लेट कर लेते हैं, 1 नैनोकूलम्ब है, और ये Q2 है आपका 2 नैनोकूलम्ब, और इनफाइनाइट पर एक चार्ज है आपका 3 नैनोकूलम्ब, इन्फिनिटी पर रखा है, और इसको इन्फिनिटी से C तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। जानते हो, वर्क डन में ये ना बताए कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट निकालना है या वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमेशा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालते हैं। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ कर लो। जैसे ये लिखते हैं हम फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, ये इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W इनिशियल टू फाइनल एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन डिवाइड बाई मूविंग चार्ज। ये जो मूविंग चार्ज है जिससे चार्ज को आप मूव कराना चाह रहे हो, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे ये विद साइन आता है, इसका भी ध्यान रखें। और इक्वल टू, जानते हो ये डेफिनेशन होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, कि जब ये चार्ज मूव कराते हैं तो विदाउट एनी एक्सेलरेशन मूव कराते हैं, दैट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। उस वाली कंडीशन में अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करोगे तो ये माइनस के वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल टू फाइनल डिवाइड बाई मूविंग चार्ज, ये भी लिख सकते हो। लेकिन हमसे तो वर्क डन कह रहा है, हम एक्सटर्नल फोर्स द्वारा निकालेंगे, तो वर्क डन इनिशियल टू फाइनल एक्सटर्नल फोर्स द्वारा इसका मल्टीप्लाई, तो Q0 V फाइनल माइनस V इनिशियल, इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो इस चार्ज को यहाँ से, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया,
यहाँ लाना है तो ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में वर्क पूछ रहा है ना। तो लिखें आप वर्क डन इन्फिनिटी टू सी और एक्सटर्नल फोर्स द्वारा निकालना है, डिवाइड इज इक्वल टू मूविंग चार्ज क्यू नॉट, यहाँ आता है मूविंग चार्ज क्यू नॉट, मूविंग चार्ज जिस चार्ज को मूव करा रहे हो, और सी पॉइंट फाइनल पॉइंट है इसीलिए वी सी माइनस इनिशियल पॉइंट है वी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होता है, रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी को मानते हैं हम, ठीक है, जीरो। और सी पॉइंट का पोटेंशियल दो कारणों से होगा, क्योंकि यहाँ पे एक 1 कूलाम चार्ज की वजह से सी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो, और 2 नैनो कूलाम चार्ज की वजह से भी सी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो, और यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे क्यू नॉट, सी पॉइंट का पोटेंशियल लिखें तो ये पॉइंट चार्ज इसकी वजह से पोटेंशियल लिखो पहले, इसकी वजह से सी पॉइंट का, तो कितना आएगा के क्यू 1 अपॉन ये सेपरेशन ए है तो सेपरेशन हो गई ए, और प्लस इस चार्ज की वजह से सी पॉइंट का पोटेंशियल लिखें तो के क्यू 2 अपॉन ए, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो जीरो है ये आपका। ये सी पॉइंट का पोटेंशियल लिखा है एक बार Q1 की वजह से और एक बार Q2 की वजह से। वैल्यू पुट कर दो, अब K की वैल्यू बाहर निकाल लो। K क्या है 1/4πε0, उसकी वैल्यू कितनी 9 × 10 की पावर 9, ये मैंने K की वैल्यू पुट कर दी। और Q नॉट की वैल्यू है 3 नैनो कूलाम, तो 3 × 10 की पावर -9 कूलाम, इसको कूलाम में चेंज कर लिया है ना। ये आपकी K की वैल्यू हो गई, ये Q नॉट की वैल्यू, और A को भी बाहर निकाल लो, कॉमन आ जाएगा A। तो A की वैल्यू कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 10 की पावर आपकी हो गई -2। केवल Q1 और Q2 पुट कर दो, 1 × 10 की पावर -9, और Q2 की वैल्यू है +2 × 10 की पावर -9। तो सॉल्व कर लो, देखो 3 से तो 3 कट गया, ये हो गया 9, और इससे ये कट गया, तो ये 9 आया, और 10 की पावर ये 3 हो गया, ये 2 और 3 और 10 की पावर -9, ये दोनों ऐड कर लिए, ये आ गया, और डिवाइडेड बाई 10 की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 10 की पावर -7। तो सॉल्व करेंगे इसे और लिखें तो 2.7 लिख सकते हैं 10 की पावर -6, ये आया इतना जूल, और इसे लिख सकते हैं हम माइक्रो जूल, तो 2.7 माइक्रो जूल, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ए, चॉइस इज करेक्ट। टू शॉर्ट डाइपोल ए एंड बी, ए हैविंग चार्ज +-2 माइक्रोकूलम और लेंथ 1 सेंटीमीटर। देखो ए डाइपोल ये फिगर गिवन है, तो ये वाला -2 माइक्रोकूलम है और ये +2 माइक्रोकूलम है, और इसकी जो डाइपोल लेंथ है ये वाली हम 2L लिखते थे, 1 सेंटीमीटर दे रखी है डाइपोल लेंथ, ठीक है। एंड बी हैविंग अ चार्जेज +-4 माइक्रोकूलम, तो ये प्लस दे रखा है तो ये 4 माइक्रोकूलम हो गया, और ये -4 माइक्रोकूलम हो गया, और इसकी भी डाइपोल जो लेंथ दे रखी है ये भी 1 सेंटीमीटर ही गिवन है। 1 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स 80 सेंटीमीटर अपार्ट शोन द फिगर। अच्छा, इसका सेंटर और इसके सेंटर तक की जो सेपरेशन दे रखी है हमें, ये वाली 80 सेंटीमीटर दे रखी है सेंटर टू सेंटर, ठीक है, ये सेंटर टू सेंटर तक की 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखी है। फिर कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ बोथ डाइपोल H, इस वाले पॉइंट पर। अब इससे सेंटर से ये 40 सेंटीमीटर हो गया, इक्वल डिस्टेंस पर है, और इसके सेंटर से भी ये 40 सेंटीमीटर हो गया ये वाले, ठीक है। चलिए अब हमसे पूछा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए जगह पे। तो देखिए ये डाइपोल है, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है ना, डाइपोल मूवमेंट P। अगर सेपरेशन 2L है तो जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है Q × 2L। तो सबसे पहले डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन दिखा दीजिए आप ऐसे, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और इसे PA ले देते हैं, वैल्यू भी निकाल लेते हैं Q, तो Q कितना है आपका 2 × 10 की पावर -6 कूलम में चेंज कर लिया। डाइपोल लेंथ 2L 1 सेंटीमीटर है, तो 1 × 2L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर -8 कूलम × मीटर। ऐसे ही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ऐसे आएगी, P2 PB कह देते हैं, और डाइपोल मोमेंट PB की वैल्यू निकालें तो चार्ज लिखें तो 4 × 10 की पावर -6, और डाइपोल लेंथ 1 सेंटीमीटर ही है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया यहाँ ये, तो लिख सकते हैं 4 × 10 की पावर -8 कूलम × मीटर। अच्छा, ये तो ये 2 × 10 की पावर -8 है और ये 4 है, तो डबल है ना ये डाइपोल मोमेंट A का,
तो ऐसे लिख सकते हैं पी वी बराबर 2pa। ठीक, अब देखो इस डाइपोल के लिए जो पी पॉइंट है ये एक्सियल पोजीशन है, क्योंकि डाइपोल की एक्सेस है ये, और एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होती है, दैट मीन्स सेम होती है। तो दैट मीन्स ऐसे डायरेक्शन आएगी, ये E1 हो गया ड्यू टू डाइपोल, या EA कह देते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था 1/4πε0। शॉर्ट डाइपोल है, देखो यहाँ जो R है इसको R बोलते हैं हम, इसको ये R 40 सेंटीमीटर, R बहुत बड़ा है 2L से, 2L 1 सेंटीमीटर और R 40 सेंटीमीटर। तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब यही है यहाँ पे इस वाली कंडीशन में। इस कंडीशन में फॉर्मूला था 2pa/r का क्यूब। ये एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई, मैग्नीट्यूड ये रहा, डायरेक्शन ये रही। और ये डाइपोल के लिए ये देखो ये इसकी एक्सेस हो गई, और ये एक्सेस के परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन को इक्वेटोरियल लाइन बोलते थे। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, और इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होती थी, दैट मीन्स ऐसे होगी। और मैग्नीट्यूड जो लिखते थे हम EB, ये होता था 1/4πε0 डाइपोल मोमेंट अपॉन R का क्यूब। R मिड पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक के डिस्टेंस लिखते थे, क्यूब है ये। अब ये डाइपोल मोमेंट PV माना है इसलिए PV लिख देते हैं। अब चाहो तो इसमें ऐसे लिख सकते हो, इसे 1/4πε0 PV की वैल्यू पुट कर सकते हो 2pa अपॉन R का क्यूब। तो देखो आपको दिखाई देगा कि EB का मैग्नीट्यूड और EA का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, देखो दैट मीन्स EA और EB मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है। हाँ, और डायरेक्शन इनके बीच में देखें, इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो इन दोनों का नेट निकाल सकते हैं ना हम। इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रूट, दो वेक्टर के एडिशन से कर रहे हैं, EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB कॉस 90 डिग्री। तो ये कॉस 90 डिग्री तो जीरो हो जाएगा, और EA और EB बराबर हैं तो रूट 2EA का स्क्वायर हो जाएगा, तो EA रूट 2 हो जाएगा। EA की वैल्यू ये रही, तो यहाँ EA की वैल्यू में 7 पुट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू साथ ही साथ पुट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी, 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई 2 डाइपोल मोमेंट PA की वैल्यू ये रही, तो 2 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई R का क्यूब, तो R है 40 और सेंटीमीटर में भी है, उसका क्यूब भी करना है, तो 40 और 40 तीन बार लिखा, और R की पावर -2 का क्यूब करोगे तो -6 ये, और ये √2 पहले से है ही है, बस सॉल्व करना है। तो देखें 1 0 2 0 3 0 10⁻+3 हो गया, और इससे हो गया ये कट गया -3 हो गया, और ये 4 से ये 4 कट गया पूरा, तो यहाँ बचा 9 और नीचे बचा ये 4 और 4 16, और ये √2 इतना, और पावर और देख ले तो देखो 10 यहाँ से 10 बचेगा पावर, और -3 नीचे तो ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो ये आंसर आना चाहिए इसका, तो इसका आंसर आना चाहिए 9/16 √2 10⁻4। तो इसका D चॉइस इज करेक्ट। A point charge Q 1 microcoulomb is located at a distance 2 cm from one end of thin insulating wire of length 10 cm, having a charge Q, capital Q 24 microcoulomb distributed uniformly along its length as shown the figure. Force between Q and wire is Newton. तो देखो ये दो चार्जेस हैं, लेकिन इसमें कूलाम्स लॉ नहीं लगा सकते क्योंकि ये पॉइंट चार्जेस नहीं है। तो इसे अगर कूलाम्स लॉ लगाना है तो इस पूरी रॉड के चार्जेस को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, और एवरी पार्ट को फिर हम एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो इसीलिए इसे तोड़ने का तरीका है, इसको यहाँ x = 0 मान लो, और x पे जाके dx का एक छोटा सा टुकड़ा काट लो, ये काट लिया, dx इज वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत छोटा, x पे जाके dx के टुकड़ा लिया। अब इस dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो देखो ये कितनी लेंथ पे चार्ज है, l लेंथ पर है, तो l लेंथ पर जो चार्ज है वो है कैपिटल Q, तो एक लेंथ पर चार्ज होगा Q/L, तो dx लेंथ पे चार्ज होगा कितना, Q/L dx। या तो ऐसे कर लो, या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला कंसेप्ट यूज कर लो कि लैम्डा लेट कर लो कि लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है 1 मीटर लेंथ पर, उससे कर सकते हो, या सिंपल ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये dq जो इस पे चार्ज आया dx लेंथ पर, उसकी वैल्यू आई है Q/L
एल डी एक्स। ठीक है, अब इसके लिए इस डी क्यू चार्ज, ये डी क्यू चार्ज और ये क्यू चार्ज, ये पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, तो इनके बीच में फोर्स निकाल लो, छोटा फोर्स निकल आएगा डी एफ, कूलाम्स लॉ लगा सकते हैं आप। तो 1/4πε0, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई डी क्यू और क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0 क्यू और कैपिटल क्यू बाई एल डी एक्स, ये मैंने डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये डी एफ आ गया, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा ऐसे डी एफ। इसमें जितनी भी सेगमेंट काटोगे ना, उन सब की वजह से डायरेक्शन यही रहेगी। इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। इसीलिए नेट फोर्स की वैल्यू निकालनी है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ना पड़े, फिर तोड़कर ऐड करना पड़े, तो मन में ख्याल इंटीग्रेशन का आना चाहिए। लेकिन इसमें ध्यान देना चाहिए कि डायरेक्शन एवरी डीएफ की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तब इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, नहीं तो फिर उसे तोड़कर इंटीग्रेशन करना पड़ता। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, तो टोटल फोर्स निकल आएगा, नेट फोर्स निकल आएगा। तो नेट फोर्स निकालना है तो एफ बराबर इंटीग्रेशन डी एफ। तो इंटीग्रेशन डी एफ की वैल्यू 1/4πε0 क्यू क्यू एल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। ये तो कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, बाहर हो गया बेटा। अच्छा, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ साथ ही साथ। इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹। स्मॉल क्यू की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, कैपिटल क्यू की वैल्यू है 24 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर दिया। और एल कितना है, 10 सेंटीमीटर है। सिस्टम का ध्यान रखना, -(-2). और इंटीग्रेशन इसको ऊपर ले आए तो x की पावर -(-2) dx। अब लिमिट ध्यान से रखें, यहां से यहां तक का टोटल चार्ज की से निकालना है ना फोर्स। तो यहाँ x कितना है, देखो यहाँ x बराबर 0 है, तो यहाँ x कितना है, तो ये 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ x1 लिख लेता हूँ 2 सेंटीमीटर। और यहाँ कितना है x, तो x2 बराबर, देखो यहाँ से काउंट कर रहे हैं 0, तो ये 2 सेंटीमीटर और ये पूरा 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर। तो लिमिट आएगी x1 से x2 तक, 2 सेंटीमीटर से लेके 12 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो इसका। तो ये लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख लो, चलो अभी 9 × 24, 9 और 24 और 10 की पावर -(-12) और ये 9 2 11, नीचे 10 ही रहने देते हैं अभी, ये 10 और ये कर लिया -(-12) और ये वाली मैंने पावर ऊपर पहुंचा दी है, तो ये +(11). ठीक, चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -1 और -1, और लिमिट आएगी आपकी x1 से x2। यहीं कर देता हूँ, तो यहाँ आ गया 9, 24 और 10 की पावर -1, और ये 10 भी ऊपर ले आए तो 10 की पावर -(-2) हो जाएगा, ये -(-2), ये वाला ऊपर भी ले आए, ये भी ऊपर ले आओ। ठीक है, तो -(-2) हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ नहीं करें। ठीक है, ये माइनस साइन आ गया, ये वाला माइनस साइन आ गया, और ये 1/x, और लिमिट पुट कर देंगे तो 1/x2 - 1/x1। भाई पहले से 1/x लिख लिया, फिर x2 लिख दिया, लिमिट 1/x लिखोगे, लिमिट पुट करोगे x1 और ये x2, तो 1/x2 - x1 ही तो आएगा। ठीक है, तो 9 × 24 × 10 की पावर -(-2) x2 12 सेंटीमीटर है, तो 10 की पावर -(-2) भी, और ये 1 और ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2 × 10 की पावर -(-2). यहाँ से 10 की पावर -(-2) कॉमन लेके काट दो आप, तो ये 9 × 24 हो गया, और यहाँ से एलसीएम लेंगे 12, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 6, 12 से कट गया ये 2 बार, और 9 × 2, और ये बचा आपका, अच्छा ये माइनस चला आ रहा था पहले से, और ये -(5), तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -(5) और माइनस पहले से, तो +(5), तो 5, तो 10 90 न्यूटन आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आना चाहिए यहाँ पे 90 न्यूटन आना चाहिए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन अ चार्ज स्फेरिकल रीजन ऑफ रेडियस r वेयर इज h v = ARQ + B where A and B are constant, the total charge in sphere unit radius is इतना, द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, तो देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो पोटेंशियल है ARQ + B है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, E बराबर होता है -(-dV/dr). तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू R, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू R। तो dV/dr कितना आएगा, 3AR² आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस तो 0 होता है।
इसीलिए ई की वैल्यू आ जाएगी -3a r²। लेकिन हमें जो चार्ज निकालना है यूनिट रेडियस के अंदर कितना चार्ज है वो निकालना, टोटल चार्ज इन स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस। तो इसकी जो रेडियस है स्फीयर की ये 1 मीटर है। तो इफ आर की वैल्यू अगर 1 मीटर लिया जाए तो इसके सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो देख लें। तो ई की वैल्यू होगी आर रेडियस के सरफेस पर -3a, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके एक रेडियस के टोटल चार्ज कितना है इस स्फीयर पर जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, वो हमें निकालना है। तो गॉस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो यूजिंग द गॉस थ्योरम या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री क्योंकि कॉस थीटा डिग्री। अब देखो यहाँ पे इस पर कैसा चार्ज है इसके अंदर वो हमें पता नहीं, अगर आप कंसीडर कर लो एक अलग बात है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दर्शन हम बाहर ही दिखा देते हैं ई, और डी ए एरिया बाहर ऐसे। तो ई और डी ए के बीच में एंगल 0 डिग्री, और ई की वैल्यू पुट कर दें तो -3a, और डी ए लिखें, ये डी ए है और cos 0 की वैल्यू 1, तो -3a इंटीग्रेशन डी ए। डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो -3a 4 पाई, इसका इंटीग्रेशन करने पर इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा तो 4 पाई r² आएगा, लेकिन r की वैल्यू तो 1 मीटर है तो यहाँ पे आ जाएगा -3a और ये 4 पाई, दैट मीन्स -12 पाई a। इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया। और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम लिखे हैं तो ये Q इनसाइड है ना डिवाइडेड बाई ε0 इज इक्वल टू -12 पाई a। तो Q इनसाइड जो चार्ज आया स्फीयर के वो कितना आया, -12 पाई ε0 a। अब देखो नेगेटिव चार्ज आ रहा है और आना भी चाहिए नेगेटिव, क्यों, क्योंकि E की और ये R की यहाँ बीच में माइनस आ रहा है। पहले अगर मान लोगे तो फिर साइन नहीं आता, पहले आप यहाँ पे E की दर्शन को अंदर मान लेते और थीटा 180 रखते तो ये फिर साइन नहीं आता है ना, पहले से ही मान लिया आपने, तो मानना नहीं है, ये अपने आप निकल के आया है। ठीक है, अब Q इनसाइड हमें दे रखा है कितना, ये 1 मीटर रेडियस जो यूनिट रेडियस है उस पर जो चार्ज है टोटल वो इतना है। तो ये दे रखा है हमें अल्फा पाई a ε0 इक्वल टू -12 पाई ε0 a। तो देखो ये ऐसे कट गया पूरा के पूरा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -12, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -12, तो ए चॉइस इज करेक्ट। चल 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट इतने सेंटीमीटर, इस पर ध्यान रखना, और 9 इतना सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है। कंसिडरिंग द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0, जब हम पोटेंशियल को डिफाइन करते थे तो रेफरेंस पॉइंट हम इन्फिनिटी पर ही मानते थे। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन जूल में पूछा है। ठीक है, तो पहले एक फिगर बनाते हैं। ये मान लेते हैं कि ये आपका ओरिजिन है और यहाँ आपका ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बी पॉइंट मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है 9,0,0 सेंटीमीटर, और ये ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी 9 सेंटीमीटर। और यहाँ पे चार्ज प्लेस्ड है प्लस के 9 वाले पर 2 माइक्रोकूलम माइनस का, तो Q2 के लेते हैं, -2 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड है। और ये एक पॉइंट है A और इसके कोऑर्डिनेट हैं -9, 0 और 0 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो चार्ज प्लेस्ड है वो Q1 है और 7 माइक्रोकूलम चार्ज है, और ये जो सेपरेशन हो गई ये 9 सेंटीमीटर, और ये सेपरेशन हो गई पूरी 18 सेंटीमीटर मान सकते हैं दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन। ठीक है, अब ये पूरा की पूरा जो सिस्टम है ना ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ ये A/r² r कैप। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस क्या होता है, ई वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है KQ/r², अगर यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो r कैप। तो आपको नहीं लगता ये पॉइंट चार्ज जैसे ही फॉर्मूला है, और पोटेंशियल भी इन्फिनिटी पर 0 माना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वेव V बराबर KQ/r होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू A/r आनी चाहिए। पर ये कैसे आया और डिटेल में बता सकते हैं उसको हम, है ना। चलिए सुनते हैं कैसे। रेफरेंस पॉइंट हमने इन्फिनिटी पर माना, इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल 0 मान रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, इस पूरे सिस्टम की पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है जानते हो, अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता
तो केवल इन दोनों के इंटरेक्शन से जो पोटेंशियल एनर्जी बनती वो लिखते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपका ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो जब ये सिस्टम बनाया होगा तो इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को लाने में भी वर्डन करना पड़ा होगा, फिर Q2 चार्ज को लाने में दो रीजन की वजह से वर्डन करना पड़ा होगा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और एक ये जो चार्ज Q1 यहाँ रखा है उसकी वजह से, है ना। तो यहाँ पर जो टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आती है ये Q1 VA प्लस Q2 VB, ये जो VA और VB है ये A पॉइंट का पोटेंशियल है ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो B है ये B पॉइंट का पोटेंशियल है ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पूरी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये दोनों चार्ज के इंटरेक्शन से भी एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी, उसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर कैपिटल R, इन दोनों चार्जेस के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे Q1 Q2 विद साइन लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, जब स्केलर क्वांटिटी होती है तो Q1 Q2 विद साइन लिखे जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है? ए पॉइंट का पोटेंशियल, वैसे तो ये बता रहा हूँ मैं, फिर भी आपको ये करना है, तो ये कैसे आया थोड़ा सा मैं इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। कुछ ऐसे समझो कि यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर A/r² r कैप, तो मान लो ये कोई पॉइंट P है और ये इसकी दूरी आपकी r है, तो r वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसके हेड उधर की तरफ आता है, और r कैप की डायरेक्शन भी फिर ऐसे ही होगी, ठीक है। अब इन्फिनिटी पे गए और फॉर्मूला हमें यह आता है कि v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये फॉर्मूला हमने सबने पढ़ा है। तो r पे जाके, अब r ही वैल्यू है, ये r पे जाके मैंने मान लो कि ये r पे जाके dr का एक मैंने एलिमेंट काटा, ये रहा, और चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है +1 कूलम मानते हैं पोटेंशियल को डिफाइन करते समय, ठीक है। तो इसको यहाँ से छोटा सा मुंह कराने में वर्डन निकालते हैं हम ऐसे, तो ये dr ये लिया है हमने, तो माइनस E की वैल्यू ऐसे, अच्छा खोल दें ऐसे मैग्नीट्यूड में लिख लें, तो E dr cos 180 डिग्री आ गया, क्योंकि E की डायरेक्शन तो ऐसे आएगी, है ना, E की डायरेक्शन और r कैप की डायरेक्शन सेम होगी, और dr इधर की तरफ है, तो E और dr के बीच में 180 डिग्री है। अच्छा, A इस डायरेक्शन में जब डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, जैसे ये इधर मेजर किया हमने, तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं और इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव, तो dr नेगेटिव होना चाहिए ऐसे, तो लिखें तो माइनस इंटीग्रेशन E का मैग्नीट्यूड लिखें बस केवल हम, तो r कैप का मैग्नीट्यूड तो 1, तो A/r² आएगा, तो लिख दें A/r² और dr माइनस का, और cos 180 की वैल्यू -1, तो देखो इस -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन A बाहर आ जाएगा r की पावर -2 dr, ये तो पहले से लगा है माइनस, ये माइनस और ये माइनस +1 हो गया, है ना। अच्छा, अब लिमिट इन्फिनिटी टू r तक ही हमें पोटेंशियल चाहिए, तो फाइनल पोटेंशियल v और इनिशियल पोटेंशियल तो 0, क्योंकि इनफाइनाइट पर हम इनिशियल पोटेंशियल मान रहे हैं 0, तो v निकल आएगा इक्वल टू -a, और इसका इंटीग्रेशन करें तो r की पावर -2 +1 एंड -2 +1, लिमिट इन्फिनिटी टू r, तो ये -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/r, और लिमिट है इन्फिनिटी टू r, तो हम लिखेंगे तो A/r ही आएगा, ये आ गया, लो प्रूफ हो गया, ठीक है। पर डायरेक्ट लिखना चाहिए आपको, ये इतना आएगा। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, बस वैल्यू पुट करनी है, खेल खत्म। Q1 की वैल्यू 7 माइक्रोकूलम, तो 7 × 10⁻⁻⁶, A/V इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखें तो A/r, तो A तो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 9 × 10⁻5 दे रखा है क्वेश्चन में, तो A की वैल्यू पुट कर दें, ये इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं V की, तो A की वैल्यू है 9 × 10⁻5, और R है ये 9 सेंटीमीटर, ऑरिजिन से लेते हैं ना डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर हमेशा, तो 9 सेंटीमीटर है, इसीलिए 10⁻⁻², ठीक है। ये वाली इतना हो गया। Q2 की वैल्यू देखें तो Q2 चार्ज नेगेटिव है, 2 × 10⁻⁻⁶, और V पॉइंट का पोटेंशियल लिखें तो A तो 9 × 10⁻5 ही है, और ये भी, इसका भी पोजीशन वेक्टर कितना है, R कितना है 9,
ऑरिजिन से लेते हैं 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 7 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, और Q2 बिस साइन लिखेंगे तो माइनस आएगा यहाँ 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। और सेपरेशन देखें, दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन आती है यहाँ पे जो कि 18 है, तो 18 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। ये माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि Q नेगेटिव था, ठीक है। अच्छा अब सॉल्व कर लो, देखो 9 से तो ये 9 कैंसिल हो गया, जब ये 2 ऊपर जाएगा तो प्लस के 7 हो जाएगा, और प्लस के 7 और माइनस के 6 तो 70 हो गया ये, माइनस ऐसे ही 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो प्लस के 7 तो यहाँ ये 20 हो गया। यहाँ देखें तो 9 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा माइनस का 7, और ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का ये प्लस के 11 हो जाएगा, और 10 की पावर माइनस के 12, तो 10 की पावर -1 दैट मीन्स 0.7, तो ये हो गया 50 माइनस 0.7, ये हो गया 49.3। इतने जूल आ गई एनर्जी, इतने जूल आ गई। तो इसका आंसर आ गया हमारा सी चॉइस है, कितनी है, हाँ 49, सी चॉइस इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, 4 चॉइस रखे हैं, पढ़ते हैं एक एक करके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ओपन कर्व बनाती हैं, जैसे पॉइंट चार्ज होता है ना, कोई पॉइंट चार्ज होता है पॉजिटिव, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं, रेडियली आउटवर्ड होती हैं, ऐसे ये, तो ये ओपन कर्व बनाती हैं, तो इसीलिए ये कह रहा है क्लोज लूप, तो ये तो रॉन्ग है। सोचो अगर ए ही करेक्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो देख ये वाला पॉसिबल नहीं है, करेक्ट आंसर देखना है हमें, ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, पता नहीं ऐसी चॉइस क्यों बनाई, तो आंसर तो खत्म हो गया। फिर भी चेक कर लेते हैं, इसका थर्ड आंसर होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं सारी लाइन। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट रेडियली आउटवर्ड व्हेन द ग्रेटर देन व्हेन इज चार्ज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, चार्ज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो चार्ज ग्रेटर देन 0 मतलब Q अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है। पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड ही तो है, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और इन्फिनिटी तक जाएंगी, ठीक है। द गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर फोर्स, ये भी ट्रू है। कैसे जानते हो, जो गॉस लॉ होता है वो होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस 1/ε0 इंटू क्यू इनसाइड, ये होता है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड रहेगा जब तक कूलम्ब्स फोर्स में एफ का आर के साथ स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन रहेगा। अगर कोई अदर पावर आ जाएगी ना तो जो फ्लक्स है वो डिस्टेंस आर पे डिपेंड करने लगेगा, जबकि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्टेंस आर पे डिपेंड नहीं करता है। थोड़ा सा और समझते हैं, जैसे अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बना लूँ, स्पेरिकल शेप सिमेट्री से कर रहा हूँ, एक क्यू चार्ज रख लूँ, तो इसका लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होना चाहिए, 5/1/ε0 क्यू होना चाहिए। प्रूव करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक स्मॉल एरिया माने dA, और एरिया की दर्शन बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड की दर्शन भी बाहर। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट चार्ज की वजह से वो होगा KQ/R²। ये तब होगा जब आप कूलम्ब्स लॉ में F प्रोपोर्शनल टू 1/R² है। इसी से तो ये प्रूफ होके आता है भाई। ये 1 मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 1 कूलम्ब चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम्ब चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो होता है, इसलिए तो R² आ रहा है। अगर यहाँ फोर्स की वैल्यू में R की पावर में कोई चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में भी R की पावर में चेंज आएगा। हाँ, तो अब गॉस लॉ लगाएं, वो लगाएं फॉर्मूला, क्या लिखें, EA cos 0 डिग्री। तो E की वैल्यू है KQ/R², और एरिया की वैल्यू होगी, आप DA लिख रहे हो तो इंटीग्रेशन लगा लो, EDA ऐसे, और E की वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन KQ/R² और DA, ये तो बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है ड्यू टू सरफेस पर, तो KQ/R² बाहर आ गया। DA का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया 4πr² है ना। तो A की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 Q/R² और मल्टीप्लाइड बाई 4πr²। R² से R² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, तभी तो Q/ε0 आया। अब सोचो अगर ये फोर्स ऐसा रिलेशन रखता क्यूब के साथ तो यहाँ पर भी क्यूब आता, और यहाँ क्यूब आता तो यहाँ पर भी क्यूब आता, और जब यहाँ क्यूब आता तो एक कटता तो नीचे R आ जाता,
और गॉस लॉ फेल हो जाता। तो गॉस लॉ तभी तक सही है जब तक फोर्स में इन्वॉल्व है स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहा हो फोर्स। ठीक है, दैट मीन्स सी करेक्ट है। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ क्लोज पाथ इज 0। ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये कंजर्वेटिव फील्ड होती है, और जब कोई चार्ज पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स के में मूव करता है तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ राउंड ट्रिप क्लोज पाथ 0 होता है। ये प्रॉपर्टी आपने कंजर्वेटिव फोर्स में पढ़ी होगी 11th में। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, चेक कर लेना, सही है, ये आंसर होगा। ठीक है, चेक ही करने की जरूरत नहीं थी। पढ़ते रहें और खुश रहें।